बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मिठाई वाला पाठ का प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, जिसमें मैंने कहानी से सारे प्रश्न करा दिए हैं और अब बारी है कहानी से आगे के प्रश्नों को समझाना, फिर उसके उत्तरों को कराना। तो पहले मैं कहानी के से आगे के जो प्रश्न हैं उसको समझा देती हूँ आपको। तो कहानी से आगे का प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। एक और कहानी बनाइए, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। एक और कहानी बनाइए, इस लाइन को अंडरलाइन करिए। और साथ में एक प्रश्न है कि मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा। अब अनुमान और कल्पना की तरह ही ये प्रश्न भी है। इसमें आपको एक अनुमान लगाना है कि क्या हुआ होगा। हो सकता है मिठाई वाले ने बताया था कि वो बहुत एक प्रतिष्ठित आदमी है, सम्मानित आदमी है नगर का, लेकिन कोई न कोई दुर्घटना उसके जीवन में घटी, जिस दुर्घटना ने उसे उसकी पत्नी और उसके बच्चों से अलग कर दिया। और उसने अपने पत्नी और बच्चों के बारे में बताया कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे सजीव खिलौने हों। पत्नी थी, लेकिन विधाता की लीला के आगे किसी का वश नहीं चलता। तो उन्होंने ये माना कि संयोगवश, दुर्भाग्यवश वो सारे बिछड़ गए और बिछड़ने से के कारण वो बहुत दुखी हो गया। अंत में उसने इस कार्य को करने की सोची कि इन्हीं बच्चों में तो कहीं जाकर उसके बच्चे भी जन्म लिए होंगे। ये सोचकर उसने ये माना कि इन्हीं के बीच वो बच्चे भी जन्म लिए होंगे। तो ये बात समझ में आई, इसलिए उसने अपनी खुशी बच्चों के बीच रहकर ढूंढी कि हाँ, उनके बीच रहकर उन नन्हे बच्चों की बातें सुन के, उनकी तोतली भाषा सुन के किसी भी तरह से अपना समय व्यतीत किया जा सकता है, दुख को कुछ कम किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कल्पना कीजिए कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना में कुछ भी आपकी जो सोच आपको लगे कि वो कहीं मेले में बिछड़ गए, कोई आपदा आ गई, भूकंप, बाढ़, कोई बीमारी, कोई महामारी, कुछ भी कहा जा सकता है कि उसके चलते हो सकता है कि वो बच्चे जो हैं बिछड़ गए हों, जिसके कष्ट में उसने जो स्थिति थी संभालने के लिए, तो उसने इस स्थिति को संभालने के लिए, मन के दुख को कम करने के लिए उसने ये सोचा कि बच्चों के बीच रहने का एक उपाय ढूंढ लिया। तो कभी खिलौने वाला, कभी मुरली वाला, कभी मिठाई वाला बन के आने लगा। तो आपको इसी तरह से किसी एक व्यक्ति की कहानी काल्पनिक स्तर पर आपको लिखनी होगी कि वो मिठाई वाले की तरह ही। तो जो भी आपको लगे, ज़्यादा नहीं, 100 शब्दों की मान के चलिए कि 100 शब्दों की कहानी आप लिखिए, एक छोटी सी। इसी तरह से वो फेरी वाले की हो सकती है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की हो सकती है, किसी मित्र की हो सकती है, किसी सहयोगी की हो सकती है, किसी के पे आधार पे आप लिख सकते हैं। तो क्लास 7 के बच्चों के लिए 100 शब्द बहुत है, तो इसलिए आप इससे अधिक मत लिखिए। लेकिन साथ में ये जोड़िए कि संभवतः मिठाई वाले के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने आपको समझा दिया। तो इस प्रश्न के उत्तर को मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये प्रश्न समझाने वाला था, तो आप इसको खुद से करिए। अगला क्वेश्चन है, पढ़ती हूँ। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरे के बारे में लिखिए। तो अब इसमें कहा है कि हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में, तो मैं इसको भी समझा देती हूँ कि हाट बाजार को कहते हैं। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं? तो हाट, मेले और शादी में
सबसे पहले जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो होती हैं वहाँ की साज सज्जा, वहाँ के प्रतिष्ठान, वहाँ की दुकानें, अच्छे अच्छे सामान, खाने पीने की चीज़ें, चाहे वो मेला हो, चाहे हाट हो या शादी ब्याह का घर हो। तो तीनों ही जगहों पर सबसे पहले वहाँ की सजावट आकर्षित करती है। मेले और हाट के बाज़ार का विस्तार, कि कितने तरह की चीज़ें वहाँ मिलती हैं, और शादी में भी ऐसे साज सज्जा के अलावा खाने पीने का सामान, उसमें क्या क्या आयोजन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। और आकर्षित करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात पूछा है कि उनको बनाने वाले, उनको सजाने और बनाने में हाथ किसका होगा। तो उसको बनाने और सजाने वाले की बात करें तो उनको सजाने बनाने वाले में जो उसके कारीगर हैं, कलाकार हैं, उनका हाथ है। यदि हम सजावट की बात को ले लें, मान लीजिए हम उसकी सजावट की बात करते हैं, तो जो सजावट का कलाकार होगा वो चीज़ों को इतना सुंदर सजाएगा, मेले की साज सज्जा, बत्ती, झालरें, विभिन्न प्रकार के मंच आदि बनाने का जो जिम्मा है वो उनका होता है। घरों में शादी ब्याह होता है तो उसी तरह साज सज्जा देखी जाती है कि मकान और या मंडप को सजाने का तरीका, मंच को बनाने का तरीका। तो बनाने वाला कौन है, इसके भी कलाकार होते हैं। फूलों से सजाया जा रहा है, बत्तियों से सजाया जा रहा है, या विभिन्न प्रकार की अन्य किसी प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया गया है। तो वो सारी चीज़ें कितनी सुंदर ढंग से लोगों को आकर्षित करती है। हर एक कार्यक्रम के लिए अलग अलग कलाकार होते हैं उसके। वो कलाकार ये नहीं है कि वो संगीत और नृत्य और गीत के ही हों, अपने पाक कला में माहिर हों, अपनी सजावट की कला में माहिर हों, वो विभिन्न प्रकार के आयोजनों का। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि वेडिंग प्लानर होते हैं। तो वेडिंग प्लानर कहने का मतलब होता है कि पूरे कार्यक्रम को किस ढंग से किया जाए कि वो आकर्षण का केंद्र बन जाए। वहाँ आने जाने वाले, वहाँ भाग लेने वाले, कितने तरह से लोग वहाँ उसकी तारीफ करें। तो वो सब चीज़ें होती है। सबकी चीज़ के लिए एक अलग अलग व्यक्ति होता है जो उस कला में प्रवीण होता है और उसको ऐसा कर देता है कि सभी लोग उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। और खाने पीने की चीज़ों में तो जो कहा जाए तो ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ की प्रसिद्ध हैं, और वो सारी चीज़ें किसी एक मेले, किसी एक हाट या एक शादी में मिल जाए तो लोगों को ये लगता है कि उसका उत्साह जो है 4 गुना बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें पूछिए कि आपको उसमें से कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और उन चेहरों के नाम लिखिए। तो चेहरों के नाम में उनके बनाने वाले कलाकार खानसामे हो सकते हैं, सजावट वाले हो सकते हैं, और ये विवाह आयोजक जिसको कहते हैं वेडिंग प्लानर, विवाह आयोजक होते हैं। तो सब चीज़ों को यही सारे लोग बड़े सुंदर प्रबंधन के साथ कार्य को करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको भी समझा दिया आपको। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, इसी आधार पर एक कहानी लिखें। ये मैंने आपको समझा दिया है दोनों प्रश्न। अब मैं तीसरे प्रश्न को आपको समझाती हूँ। अब इसका जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है वो देखिए। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ या कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। देखिए, इसमें जो प्रश्न हैं ये प्रश्न आपके बोर्ड पर कराने लायक नहीं है। बोर्ड पे कराने लायक प्रश्न नहीं हैं, तो इन प्रश्नों को मैं आपको ऐसे ही मौखिक रूप से करा दे रही हूँ। इसमें से आप कुछ प्रश्न, अब कविताएं ढूंढिए और पढ़िए के लिए है, तो ये आपके खुद के पढ़ने के प्रश्न हैं। तो आप इसको पढ़िए, ऐसी कहानियाँ पढ़िए, रोचक लगे, और कभी आपको मन कहे तो आप उन कहानियों को खुद से लिखिए उसी आधार बना करके। तो
मैं इसके आधे हिस्से को आपको समझाती हूँ। इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता था। अब इस कहानी में मिठाई वाले का जो सबसे बड़ा कारण है कि उसके बच्चे उससे बिछड़ गए थे, उसकी पत्नी उससे बिछड़ गई थी, और जब दादी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखकर उसका कारण पूछा तो उसने कितने मासूमियत से, कितने दुख भरे मिजाज से उत्तर दिया कि दादी, प्राण निकाले नहीं निकलते। कहने का मतलब, जो बहुत करीबी होते हैं, अगर उनके असमय कोई दुर्घटना घट जाती है तो अन्य व्यक्ति चाहे कितने भी दुखी हों, मगर उनके साथ वो उसी दुख के साथ जीते हैं, उसे भुलाने की कोशिश करते हैं और भुलाने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढते हैं। फेरी वाले ने भी यही किया। फेरी वाले को भी जब ये लगा कि उसके बच्चे उससे बिछड़ गए हैं और उसे इस बात का बहुत कष्ट है, तो उसने अपने आप को बच्चों के बीच में कर दिया, ताकि उन बच्चों के बीच रहकर उनकी मासूमियत, उनकी तोतली बोली और उनके लिए कुछ देना उसके जीविकोपार्जन का साधन भी बन जाए, और साथ ही साथ क्या हो कि उसे अपने बच्चों की याद आए तो उन बच्चों के साथ वो अपना समय व्यतीत कर उन्हें भुलाने की कोशिश भी करे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ इसमें कही गई है। तो फेरी वाले ने भी अपना एक रास्ता अपनाया कि वो बच्चों के बीच जाता था और घंटों इसीलिए वो कुछ दिन पर आता था और बदल बदल कर चीज़ें लाता था कि एक ही चीज़ को वो अगर कई बार लाएगा तो संभवतः बच्चे उसके पास ना आए, और इसीलिए वो सस्ती भी देता था कि सस्ती होगी तो बच्चे उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। बच्चे बड़े भी खींचे चले आते थे। तो फेरी वाले की ये कलाकारी थी खुद के दुख को कम करने की, कि उसने कैसे उस दुख को कम किया, कैसे अपने समय को काटने के लिए, अपने कष्ट को कम करने के लिए उसने अपने आप के लिए एक रास्ता ढूंढा। कुछ ऐसी चीज़ों को बेचने की कोशिश की जो बच्चों में बहुत पसंद की जाती, जैसे खिलौने, जैसे मिठाई, जैसे मुरली इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें भी थी। तो अगर इस तरह की कहानियाँ आपको कहीं किसी लाइब्रेरी से, किसी पुस्तक में मिले तो आप पढ़िए, तो आपको लगेगा कि व्यक्ति, कहानी जो होती है वो समाज का दर्पण होती है, समाज की बीज बिंदु का दर्पण होती है दिखाने के लिए। तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, कहानी बिल्कुल सजीव हो उठी हो, वास्तविक हो। तो जो कहानियाँ बहुत हृदय को छू जाती हैं उसको सुनकर या ऐसी फिल्मों को देखकर आंखें भर आती हैं, उसके पीछे ये कारण कि वो आपके हृदय को छू गई है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो इस आधार पर आपको अगर कोई कहानियाँ मिलती हैं, अखबारों में निकली हो, कोई कहानी की पुस्तक हो, किसी अन्य पाठ्य पुस्तक में हो, हिंदी, इंग्लिश या किसी भाषा में हो, आप उसे पढ़िए। कहानी पढ़ने से आपके अंदर एक कहानी कला भी विकसित होगी। कहानी कला विकसित होगी तो आपको उसकी जो वास्तविकता है, कहानी रचना और कहानी के साथ जुड़े भाव, भाषा, उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए अनुमान और कल्पना पर आते हैं। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। अब देखिए, अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न है वो प्रश्न भी अपनी सोच से लिखा जाता है। तो आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका परियोजना कार्य है, मैं इसको बोर्ड पर लिख देती हूँ। परियोजना कार्य करके परियोजना कार्य अपने घर
या गली में आने वाले किसी व्यक्ति जो सब्जी बेचना, सफाई करना या अन्य किसी प्रकार का कार्य करता हो, उससे बातचीत करें और उसे संवाद शैली में लिखें। तो ये मैंने परियोजना कार्य दे दिया, लेकिन इस परियोजना कार्य को मैं आपको समझा भी देती हूँ कि कैसे आपको करना है। मान लीजिए आपके घर में कोई काम करने वाला या वाली आती हो, झाड़ू लगाने वाला हो, स्वीपर हो, सब्जी बेचने वाले हो, रिक्शा वाले हो, आस पड़ोस में रहते हो, फल सब्जी बेचने वाले हो, या कोई फेरी वाला हो जो सामान को ठेले पर या सर पर लेकर बेचता हो, तो आप उससे बातचीत करिए। अब आपके सामने प्रश्न उठता है कि इस कोरोना काल में हम उससे कैसे बातचीत करें, हमें पास नहीं जाना है, मास्क लगाना है। आप दूरी बना करके आप अपने घर के दरवाजे से उससे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी क्या करनी होगी। आप उसके लिए पहले अपनी कॉपी पर 10 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिए। वो प्रश्न कैसे होंगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। पहला प्रश्न आप उससे करेंगे कि आपका क्या नाम है, फिर आप उसकी उम्र पूछेंगे, फिर उसका व्यवसाय तो आपको पता ही है कि वो कौन से व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो व्यवसाय आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ वो सब्जी बेचने वाला है। फिर आप पूछेंगे कि आपके परिवार में उस कितने सदस्य हैं। फिर आप उसके बाद पूछेंगे कि इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में, जब सारे लोग चीज़ों को लेना, बाहर निकलना या बचाव के चलते क्या आपकी बिक्री इतनी होती है कि आपका खर्चा निकल आता है, तो उनका जवाब आप सुनेंगे। फिर उनकी परेशानियां पूछेंगे, उनके घर में पढ़ने वाले कितने हैं, बच्चे कितने हैं, कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही है। इस तरीके से उनके बारे में आप जो कुछ जानना चाहते हैं 10 प्रश्न बना लीजिए, और उन 10 प्रश्नों के बीच में आप रफ कॉपी पे पहले वो 10 प्रश्न लिख लीजिए, 3-3, 4-4 लाइन के गैप पर, और सब पूछते जाइए और साथ साथ उसे नोट करते जाइए। अब नोट करते जाइए, बाद में आप उसको अपनी परियोजना फाइल यानी प्रोजेक्ट फाइल में संवाद शैली में लिखेंगे। इस प्रश्न को उतार देंगे और उसके साथ आप संवाद शैली का जो थोड़ा सा संक्षिप्त रूप है वो समझा देती हूँ, जो मैंने आपको इससे पहले समझाया था। जैसे राम है, उसने एक सवाल पूछा, फिर काम वाला या वाली जो है, काम वाला है वो, उसने उसका उत्तर दिया। फिर राम ने एक सवाल पूछा, फिर काम वाले ने एक जवाब दिया। तो इस तरीके से संवाद शैली में इसी तरह से आपको एक उसकी बातचीत को लिखना है। इसको कहते हैं साक्षात्कार। संवाद शैली में मतलब आप प्रश्न बनाएंगे, प्रश्नों का उत्तर उनसे पूछेंगे, सवाल जवाब। आपको समय हो, वो सुविधा हो तो आप उसका एक फोटोग्राफ भी लीजिए और उसको साथ में निकाल के अपनी कॉपी पे पेस्ट कर दीजिए, तो और अच्छा परियोजना कार्य तैयार हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी आपको सुविधा हो सके उतना करिए। सिर्फ आपके लिए है कि आप प्रश्न बनाइए और उत्तर लिखिए। तो इस संवाद शैली में इस परियोजना कार्य को आप करेंगे तो आपको एक एक्टिविटी हो जाएगी और एक काम भी
हो जाएगा आपकी एग्ज़ाम और परीक्षा के लिए जो होगा। तो ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी। अगले प्रश्न को समझाती हूँ। आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक वालों की आवाज़ में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछ कर लिखे। अब बड़ों से पूछ के लिखे मतलब पुराने ज़माने में फेरी वाले जो थे वो चीज़ों को कैसे बेचते थे। बीच में अभी वो गाना गा करके, अपने बचपन में आपने देखा होगा, अपने घरों में पूछिए कि पहले जाड़े के दिनों में बादाम बेचने वाले, चना जोर गरम बेचने वाले गाने के माध्यम से गाते थे, तो लोग उसके ओर खींचे चले जाते थे। फिर धीरे धीरे आवाज़ का तरीका और जो गुब्बारे वाले हैं वो चीज़ों को बजाते हैं, तो तरीका अलग अलग होता जाता है। इस हिसाब से आप इन प्रश्नों को अपने बड़ों से पूछिए कि तब कैसे फेरी वाले बेचते थे और आज के दौर में फेरी वाले कैसे काम करते हैं। तो आपको उस समय और इस समय का अंतर समझ में आएगा। तो घर में आप अपनी माँ, दादी, नानी हो तो आप पूछिए कि उस ज़माने में फेरी वाले आते। तो फेरी वाले पुराने ज़माने में मुझे याद आता है, जैसा कि आप समझेंगे कि जो सब्जी वाले होते वो दरवाजे दरवाजे जाते थे, तो और वहाँ अपनी डलिया उतार करके वो बंधा हुआ था कि कुछ घरों में देते थे, कुछ तो दरवाजे पे खटखटा कर उनको संबोधित करके, बुला करके, प्रेम के कुछ शब्द बना करके बुला करके देते थे। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। तो उस तरीके में और आज के तरीके में कोई बदलाव महसूस हुआ है तो वो उनसे बात करिए, फिर उसको लिखिए। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। अब प्रश्न है कि क्या वक्त के साथ फेरी वालों का जो है वो, मैं इसको रब कर देती हूँ। इसको रब कर देती हूँ, फिर इसके बाद इसको परियोजना कार्य आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने ऑफलाइन में क्लास में भी इस चीज़ को बताया है, आपको करने का तरीका भी समझाया है और मैंने इस वीडियो में भी डाल दिया है। तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट फाइल में करिए। उसके बाद का जो प्रश्न है वो है उसके बाद का प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी वाले के स्वर कम हुए हैं? तो उत्तर वक्त के साथ फेरी वालों की संख्या, फेरी वालों की संख्या कम हुई है। आज लोग शरीर और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़े लिखे लोगों की भी संख्या बढ़ी है। और फेरी वालों से सामान खरीदना
स्तर के अनुकूल नहीं समझते। आज लोग मॉल, बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आदि से ही चीजें लेना पसंद करते हैं, तो ये हो गया आपका इसका संक्षिप्त सा उत्तर। आप अगर इसमें और कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद का जो प्रश्न है वो है कि आपके प्रश्न में पूछा गया है, भाषा की बात का प्रश्न है। भाषा की बात में है मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है, तो अब बताइए वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है। तो ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका प्रयोग करें। अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। अच्छा चलिए, ऊपर वाला पहले समझा देते हैं आपको, फिर उसके बाद अब मिठाई वाला जो शब्द आया है उसमें मिठाई वाला में मिठाई जो शब्द है, भाषा की बात में, भाषा की बात उत्तर नंबर 1 मिठाई वाला। अब इसमें वाला के पहले जो शब्द आया है ये संज्ञा है, और दूसरा है बोलने वाली गुड़िया। बोलने वाली गुड़िया, अब ये इसके पहले जो बोलने वाली करके है ये है विशेषण, ये विशेषण हो गया। तो यही पूछा है कि वाला के पहले जो पद आया है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो मैंने आपको बता दिया। फिर पूछा ऊपर लिखे वाक्यांशों में मिठाई वाले में मिठाई शब्द संज्ञा है और वाला शब्द संज्ञा का बोधक है, वो मैंने आपको समझा दिया, तो वो आप उस अपनी कॉपी पर कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। भारत के किन किन जगहों में बोलचाल में ठो का प्रयोग होता है, तो ये पूछा गया है। तो दूसरा प्रश्न है ठो का प्रयोग उत्तर प्रदेश के भोजपुरी इलाके, उत्तर प्रदेश के भोजपुरी इलाके, बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड जैसी जगहों पर संख्यावाची शब्दों के लिए इसका प्रयोग होता है। हो गया। तो इलाके की जगह का नाम पूछा था, तो वो आप लिख दीजिए कि कौन कौन सी जगहों पे इसका प्रयोग होता था। स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ साथ। फिर इसके बाद भाषा परिवर्तन का प्रश्न है,
तो मैं ऊपर वाला रब करती हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा इसका। अब पहला है भाषा परिवर्तन में, वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो इसको भाषा का परिवर्तन करना है, खड़ी बोली में लिखना है। तो जो बोलचाल की भाषा में है आप उसको वैसे ही लिखें। मैं मौखिक रूप से समझा दे रही हूँ, इसको आप खुद से करिए कि वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए। आप इसको लिखिए, शायद वो पार्क में खेलने निकल गए। सीधे सरल शब्दों में इसका सरल वाक्य बनाना है। दूसरा, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? तो आप कहेंगे क्यों भाई कितने में मुरली दी? तीसरा हो सकता है कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ ना। तो दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा उसे रोकिए। इस तरह कह के सीधी खड़ी बोली की भाषा सरल शब्दों में सरल वाक्य में इसका परिवर्तन करना है। तो मैंने इसको आपको मौखिक रूप से समझा दिया है। आप इसको अपनी कॉपी पर होमवर्क है, करिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।